नमस्कार दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 10 करोड़ से ज्यादा क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं। ये दुनिया के किसी भी और देश से एक ज्यादा बड़ा नंबर है। सेकंड नंबर पर यूएसए आता है एट 2.7 करोड़, फिर नाइजीरिया एट 1.3 करोड़ इस रिपोर्ट के अनुसार। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, अगर सरकार कोई भी स्टेटमेंट देती है क्रिप्टो को लेकर तो बहुत से लोगों के दिल में दग दग गोरेला होता है। अभी कुछ दिन पहले खबर में आया था कि क्रिप्टो को पूरी तरीके से बैन कर दिया जा सकता है इंडिया में। सारा बिटकॉइन, सारी क्रिप्टो करेंसीज कंप्लीट बैन। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारी स्टेटमेंट दी कि एक्चुअली में वो पुराना क्रिप्टो बिल की फोटो सर्कुलेट होने लग रही थी सोशल मीडिया पर, नया वाला भी आना बाकी है, लेकिन क्रिप्टो को वो एज करेंसी इस्तेमाल नहीं करने देंगे देश में। एक चीज तो पक्की है कि सरकार किसी ना किसी तरीके से रेगुलेट करने की कोशिश करेगी क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा था कि क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल अंडर कंसिडरेशन है ऑफ द कैबिनेट फॉर फाइनलाइजेशन। लेकिन सवाल यह उठता है कि किस तरीके की क्रिप्टो रेगुलेशंस लाई जाएंगी, कौन सी रेगुलेशंस देश के लिए अच्छी होंगी। क्या क्रिप्टो करेंसी को बैन करना देश के लिए अच्छा होगा या इसे कंप्लीटली लीगल टेंडर बना देना देश के लिए अच्छा होगा। इन सवालों के जवाब हमें तब मिलेंगे जब हम दुनिया भर के बाकी देशों की क्रिप्टो रेगुलेशंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं। While crypto markets crashed following news of the government introducing a bill in parliament to prohibit all private cryptocurrencies in India, barring a few exceptions. That crypto bill was actually part of the over 20 bills to be introduced in the upcoming winter session. Awareness issue or alert, if I can use the word, has been issued so that people are very cautioned that this may be a high-risk area to go. किसी भी चीज पर कानून बनाने के लिए उस चीज को डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है, और क्रिप्टो करेंसी को डिफाइन करना इतना आसान काम नहीं। क्रिप्टो करेंसी, क्या ये एक करेंसी है? अगर ये करेंसी है तो कितने देशों में आप इसे करेंसी की तरह इस्तेमाल कर सकते हो? सिर्फ एक देश दुनिया में क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर की तरह इस्तेमाल करने देता है, और वो एल साल्वाडोर देश है। तो ये करेंसी नहीं है तो क्या है ये फिर? क्या ये एक कमोडिटी है जिसे आप खरीद कर ट्रेड कर सकते हो, जैसे आप बचपन में पोकेमॉन के कार्ड्स खरीद कर ट्रेड करते थे या WWE के कार्ड्स खरीद कर ट्रेड करते थे? या फिर ये एक एसेट है जिसमें आप ये उम्मीद लगाकर पैसे डाल सकते हो कि आने वाले टाइम में आपके पैसे की वैल्यू बढ़ेगी और आपको एक बेटर रिटर्न मिलेगा? जैसे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो, प्रॉपर्टी को एक एसेट की तरह ट्रीट करते हो। यही रीजन है कि काफी कंट्रीज में रेगुलेटर्स जो होते हैं वो क्रिप्टो करेंसी के लिए क्रिप्टो एसेट्स का शब्द इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि क्या जरूरत पड़ी क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने की? सरकारें कहती हैं कि क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइन को इस्तेमाल किया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, क्रिमिनल्स के द्वारा क्रिमिनल एक्टिविटी करने के लिए और टैक्स इवेजन के लिए। एक्चुअली में देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसीज के पीछे जो फाउंडेशनल आइडिया है, जो बेसिक बुनियादी आइडिया है, वो डिसेंट्रलाइजेशन का है। सारी सरकारें आज के दौर में अपने पूरे देश के मॉनेटरी सिस्टम पर कंट्रोल जमा कर रखती हैं अपने देश के सेंट्रल बैंक्स के थ्रू, और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी क्योंकि इतनी डिसेंट्रलाइज्ड चीज है, सरकार के कंट्रोल से ये बाहर है और सरकार अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहती। मई 2021 में यूएस के लार्जेस्ट ऑयल पाइपलाइन सिस्टम पर एक रैंसमवेयर अटैक किया गया था हैकर्स के द्वारा। इसका नाम था कोलोनियल पाइपलाइन। इन्होंने पूरी पाइपलाइन को बंद कर दिया कुछ दिनों के लिए, और रिटर्न में इन्होंने पैसे मांगे बिटकॉइंस में। इन हैकर्स को पता था कि बिटकॉइंस एक एनोनिमस चीज है, कभी भी ट्रेस नहीं किया जा सकता इन्हें कि कहां से ये पेमेंट जाएगी, कहां पर ये बैठे हैं, तो छुपके ये पेमेंट ले लेंगे और निकल जाएंगे अटैक करके। लेकिन कुछ ही हफ्तों में यूएस सरकार ने एक्चुअली में ट्रेस कर लिया इन हैकर्स को और बिटकॉइंस को रिकवर कर लिया। ये एक बहुत ही हैरान कर देने वाली चीज थी, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक बहुत से लोगों का मानना था कि एक्चुअली में बिटकॉइंस और क्रिप्टो करेंसीज एनोनिमस चीजें हैं, कोई नहीं पता लगा सकता कहां से कौन से बिटकॉइंस जा रहे हैं, किन चीजों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके पीछे रीजन ये था कि यूएस सरकार के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं ये ट्रेस करने के लिए, उनके आईपी एड्रेसेस और इन बिटकॉइंस को रिकवर करने के लिए। यही चीज बाकी देशों की सरकारों के लिए नहीं कही जा सकती। इसके अलावा अगर मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 4000 करोड़ रुपए पैसा इंडिया के बाहर लॉन्डर किया गया पिछले एक साल में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करके। तो डेफिनेटली मनी लॉन्ड्रिंग, हैकर्स के द्वारा अटैक किए जाना, टेरर फाइनेंसिंग कुछ लेजिट कंसर्न्स हैं क्रिप्टो को लेकर, जिसके पीछे रीजंस बताए जाते हैं कि यहां पर रेगुलेशंस की क्यों जरूरत है। अब रेगुलेशंस की बात करें तो बाकी देशों ने क्या किया है क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए। अब ज्यादातर देशों में दोस्तों बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी लीगल जरूर है, लेकिन लीगल टेंडर नहीं है।
मतलब इन्हें करेंसी की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन काफी और चीजों के लिए इन्हें एसेट्स की तरह इस्तेमाल किए जाने के लिए इन्हें खरीदना बेचना ये चीज लीगल है। फॉर एग्जाम्पल यूएसए में बिटकॉइन लीगल है और इसको टैक्स किया जाता है प्रॉपर्टी की तरह। जर्मनी जैसे देशों में बैंक्स को भी अलाउड है क्रिप्टो करेंसीज को खरीदना और बेचना, और इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन कोई वीएटी या जीएसटी नहीं चार्ज करता क्रिप्टो पर। ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिप्टो करेंसी को प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाता है ताकि उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगाया जा सके उससे निकलने वाले प्रॉफिट्स पर। दूसरी तरफ कुछ टर्की जैसे देश हैं जहां पर ट्रेड करना क्रिप्टो करेंसी में और क्रिप्टो करेंसी को खरीद कर होल्ड करना लीगल है, लेकिन बैंकिंग पर उसकी बैन लगा हुआ है। करेंसी की तरह इस्तेमाल करना उसे कंप्लीटली इलीगल है। जबकि बाकी और जो देश मैंने आपको बताए वहां पर अगर कोई कहे कि मैं बिटकॉइंस में पेमेंट एक्सेप्ट करूंगा तो वो चीज अलाउड है, मतलब कुछ लोग उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं एज करेंसी। तो ओवरऑल ज्यादातर देशों में रूल ये है कि क्रिप्टो करेंसीज को एज डिजिटल एसेट्स और एज कमोडिटीज एक्सेप्ट किया जाता है और उनको टैक्स भी किया जाता है। लेकिन अब कुछ कंट्रीज हैं चाइना जैसी जहां पर कंप्लीट बैन लगाया गया है क्रिप्टो करेंसीज पर। एज ऑफ नवंबर 2021 लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के अकॉर्डिंग 9 ऐसी कंट्रीज है दुनिया में जहां पर एब्सोल्यूट बैन लगा हुआ है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। अल्जीरिया, बांग्लादेश, चाइना, इजिप्ट, इराक, मोरक्को, नेपाल, कतर और तुनेशिया। इनमें से चाइना सबसे बड़ी कंट्री है तो चाइना पर फोकस करते हैं। आज से 8 साल पहले 2013 से ही चाइना ने रिस्ट्रिक्शंस लगानी शुरू कर दी थी। पहले 2013 में उन्होंने कहा कि बैंक्स को अलाउड नहीं है क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शंस करना। उसके 4 साल बाद 2017 में इन्होंने कहा कि जो पेमेंट गेटवेज हैं उन्हें बैन कर दिया जाएगा जो क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शंस करते हैं। इसी की वजह से बाइनेंस, जो कि दुनिया का लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, ये इनिशियली चाइना में लॉन्च हुआ था, लेकिन 2017 में इसने अपने हेडक्वार्टर्स रीलोकेट कर लिए चाइना के बाहर केमैन आइलैंड्स में। लेकिन 2021 में चाइना ने अपने रूल्स को और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया। जून के महीने में इन्होंने क्रिप्टो की माइनिंग पर भी बैन लगा दिया कि अब बिटकॉइन की माइनिंग भी नहीं हो सकती इनके देश में। और फिर होलसेल बैन लगा दिया, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड हर तरह की एक्टिविटी करना बैंड है चाइना के अंदर। इनफैक्ट रूल तो ये कहता है कि चाइना के बॉर्डर्स के बाहर भी ये रूल एप्लीकेबल है। अगर कोई भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड प्लेटफॉर्म चाइनीज पॉपुलेशन को केटर कर रहा है तो अब वो भी बैंड है, चाहे वो चाइना के बाहर भी क्यों ना हो। इसका इंपैक्ट क्या हुआ? अप्रैल 2021 में 2/3 बिटकॉइन माइनिंग जो दुनिया में होती थी वो सारी चाइना में होती थी, लेकिन जुलाई 2021 तक ये सारी बिटकॉइन माइनिंग चाइना के बाहर शिफ्ट हो गई। जो बिटकॉइन के माइनर्स थे अब वो ऑपरेट करने लगे कजाकिस्तान, यूएसए या कनाडा जैसी जगहों से, वो चाइना के बाहर शिफ्ट हो गए, या फिर सिंपली उन्होंने अपनी इक्विपमेंट को बेच दिया और इंडस्ट्री छोड़ दी। ये पूरी इंडस्ट्री चाइना से निकल गई एक तरह से। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना ने ये इसलिए किया क्योंकि चाइना हर चीज पर टोटल कंट्रोल जमाना चाहता है। चाइनीज सरकार एक डिक्टेटर है, वो सहन नहीं कर सकती कि कोई ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है जो डिसेंट्रलाइज्ड हो, चाइनीज सरकार के कंट्रोल से बाहर हो। वो हर चीज पर एक एब्सोल्यूट कंट्रोल रखना चाहते हैं। दूसरा एक रीजन यह है कि चाइनीज सरकार ने अपनी गवर्नमेंट बैक्ड डिजिटल करेंसी निकाली है और सरकार नहीं चाहती कि बिटकॉइन चाइनीज सरकार की करेंसी से कंपीट कर पाए। पब्लिकली कहा जाए तो चाइनीज सरकार ने रीजनिंग दी है कि बिटकॉइन से बहुत हानिकारक इन्वायरमेंट पर असर पड़ता है, जो चीज एक्चुअली में गलत नहीं है। बिटकॉइन का जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है और जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट है वो बहुत ही खतरनाक है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है ये तो ऊपर ऊपर से रीजन दिया है चाइना ने, असली रीजन वही है कंट्रोल जमाना अपना। दूसरी तरफ एल साल्वाडोर और बहामास जैसे देश चाइना के बिल्कुल ऑपोजिट है। एल साल्वाडोर दुनिया की पहली कंट्री बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाने वाली। उससे पहले सिर्फ $US लीगल टेंडर हुआ करता था इनके देश में। इसका मतलब यह है कि बिटकॉइन ना सिर्फ लीगल है बल्कि इसमें चीजें खरीदी बेची भी जा सकती हैं। इसकी डिटेल में मैंने चर्चा इस वाले वीडियो में करी थी, आप जाकर देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वैसे अगर आप भी यहां पर दोस्तों क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं तो एक बढ़िया ऐप आपको रेकमेंड करना चाहूंगा, कॉइनस्विच कुबेर, इंडिया की लार्जेस्ट क्रिप्टो ऐप। 14 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स इसे इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसका इंटरफेस बहुत ही सिंपल है। सिर्फ $100 से आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं किसी भी क्रिप्टो में। ज्यादातर इस ऐप के यूजर्स की अक्सर ये कंप्लेन रहती थी कि ये कॉइनस्विच वाले बहुत टाइम लगा देते थे किसी भी नए कॉइन को लिस्ट करने में, तो ये कंप्लेन्स इन्होंने अब फाइनली सुन ली हैं। 14 मिलियन यूजर्स की ओकेजन पे इन्होंने अपना एक नया फेस्टिवल लॉन्च किया है, 5 days 5 coins फेस्टिवल। ना सिर्फ ये कुछ नए मोस्ट अवेटेड कॉइन्स को लिस्ट करने वाले हैं बल्कि इनकी 5 दिन की गिव अवे सीरीज भी चलने लग रही है, जहां पे बिटकॉइन गिव आउट करेंगे वर्थ thousands of rupees। तो इनके गिव अवे में भी आप जरूर पार्टिसिपेट करिए, जाकर डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा इसका। बाकी इंफॉर्मेशन के लिए कॉइनस्विच के सोशल मीडिया हैंडल्स को भी आप विजिट कर सकते हैं, स्पेशली इनके यूट्यूब चैनल को, जिसका फिर से लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बस ये याद रख लेना कि किसी भी नए
बिटकॉइन के बारे में अपनी रिसर्च आप ढंग से कर लो उसमें इन्वेस्ट करने से पहले। एनीवेज, अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। ये करने के पीछे एक बड़ा सिंपल रीजन बताया जाता है कि एल साल्वाडोर की इकोनॉमी रेमिटेंसेस पर बहुत चलती है। मतलब एल साल्वाडोर के सिटीजन्स जो एल साल्वाडोर के बाहर रहते हैं वो पैसा काफी भेजते हैं एल साल्वाडोर के अंदर, और वही एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनकी इकोनॉमी में। 2020 में टोटल रेमिटेंसेस जो देश के बाहर से आई थी एल साल्वाडोर के अंदर वो $5.9 बिलियन थी, पूरे देश के जीडीपी का 1/5, और इसमें से $400 मिलियन सिर्फ ट्रांजैक्शन चार्जेस थे, क्योंकि ये जो कंपनीज होती हैं वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर और मनीग्राम, ये काफी पैसा चार्ज करती हैं देश से बाहर पैसा भेजने के लिए। लेकिन बिटकॉइन के जरिए अगर ये पैसा भेजा जाएगा तो ये ट्रांजैक्शन चार्जेस ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगे और कहीं ज्यादा और पैसा आ सकता है देश के अंदर। ये एक बहुत बड़ा रीजन है जो इसके पीछे बताया जाता है। इसके अलावा एल साल्वाडोर के प्रेसिडेंट उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बाहर के देश के लोग इनकी कंट्री में आकर इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इनके देश की इकोनॉमी बिटकॉइन के मामले में इतनी ओपन है। जो बिटकॉइन माइनर्स बाकी देशों में रह रहे हैं वो इनके देश में आकर रहना चाहेंगे और पैसे लेकर आएंगे अपने साथ। जो लोग क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करके जो लोग अमीर बने वो भी अब इनके देश में आकर रहना चाहेंगे। इनफैक्ट एल साल्वाडोर प्लान कर रहा है दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की, एक पूरा का पूरा शहर जो बिटकॉइन के अराउंड रिवॉल्व करता हो। तो एक चीज तो बड़े क्लियरली यहां पर आप देख सकते हो कि जो देश क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरीके से बैन कर देते हैं उन्हें कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली उसका नुकसान ही सहना पड़ता है। चाइना से जो क्रिप्टो ट्रेडर्स और क्रिप्टो माइनर्स हैं वो देश छोड़कर चले गए, या फिर उन्होंने अपने पैसे को अब देश के बाहर कर लिया। जो इन्वेस्टमेंट्स थी क्रिप्टो इंडस्ट्री में वो चाइना के बाहर चली गई और अब एल साल्वाडोर जैसे देश उसका फायदा उठाने लग रहे हैं। जो क्रिप्टो इंडस्ट्री थी अगर उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा एक देश में तो आने वाले टाइम में जो इनोवेशंस देखने को मिलेंगी, जो अलग अलग एरियाज में ब्लॉकचेन और क्रिप्टो का इस्तेमाल किया जाएगा आने वाले टाइम में, उसका भी अब नुकसान सहना पड़ेगा इन देशों को जिन्होंने क्रिप्टो को बैन कर दिया है। अगर आप सोच रहे हैं कि किस तरीके से इनोवेशंस हो सकती हैं इसमें, तो इसके मैंने पुराने ब्लॉकचेन वाले वीडियो में एग्जांपल्स बताए थे। इसका इलेक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता है, हेल्थ केयर में इस्तेमाल किया जा सकता है, एजुकेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को बेटर बनाने के लिए, और ये ऑलरेडी किया भी जाने लग रहा है बहुत से देशों में। और सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर सरकार के टैक्स के पैसे को लेकर है। चाइना जैसे देश में अब कोई टैक्स का जरिया नहीं बचा क्रिप्टो करेंसी, लेकिन बाकी देशों में क्या हो रहा है, यूरोपियन यूनियन, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं और उस प्रॉफिट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भरते हैं। तो सरकार के लिए यह टैक्स का अच्छा सोर्स है जो चाइना जैसे देशों ने अब लूज आउट कर दिया। अब यहां पर अगर इंडिया की बात करें तो सरकार की शुरुआत में तो कोशिश यही रही थी कि जल्दी से जल्दी इस पर अब बैन लगा दो। आरबीआई ने अप्रैल 2018 में बैन कर दिया था क्रिप्टो करेंसीज को, लेकिन इस बैन को लीगली चैलेंज किया गया था कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लैंडमार्क जजमेंट में मार्च 2020 में इस बैन को स्ट्राइक डाउन कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस की जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है ये बैन उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहा है, और बैन करना हर चीज को कोई सोल्यूशन नहीं है। हम एक्सेप्ट करते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं यहां पर, इन्हें गलत चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन्हें बैन कर दोगे, यहां पर रेगुलेशन लाने की जरूरत है। और फाइनली सरकार भी अब इस पॉइंट को समझ पा रही है, इसलिए अब रेगुलेशन लाने की बात करी जा रही है। क्या होगा इस रेगुलेशन में ये तो टाइम ही बताएगा। आपकी क्या राय है वैसे यहां पर, किस तरीके की रेगुलेशन बननी चाहिए, कौन से देश से ज्यादा सिमिलर रेगुलेशन बननी चाहिए? मेरी राय पूछो तो यहां पर एल साल्वाडोर जैसा केस शायद थोड़ा एक्सट्रीम हो जाएगा। उतनी ओपन रेगुलेशंस बनाने की जरूरत नहीं है, पता नहीं क्या अनएक्सपेक्टेड रिस्क निकल जाए। लेकिन बाकी डेवलप्ड कंट्रीज ने जैसा किया है, यूरोप ने और यूएसए ने, अगर उस तरीके की रेगुलेशंस बनाई जाए तो देश के लिए ये सबसे अच्छा ऑप्शन होगा और क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन होगा। इससे जो नेगेटिव पॉइंट्स निकल रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज के, मनी लॉन्ड्रिंग, रैंसमवेयर अटैक्स और स्कैम्स, इन पर रोक लगाई जा सकती है केवाईसी, नो योर कस्टमर जैसे प्रोसेसेस के द्वारा। और एट द सेम टाइम आने वाले टाइम में क्रिप्टो इनोवेशंस की पोटेंशियल बढ़ेगी और देश में इस चीज को बढ़ावा मिलेगा। उम्मीद करता हूं वीडियो हमेशा की तरह इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।